हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया उपन्यास लेकर आया हूँ जिसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1971 और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? मन्नू भंडार जी हैं। आपका बंटी उपन्यास की अगर बात करें तो यह बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें एक बालक रहता है और वो अपने माता पिता के जो घरेलू झगड़े होते हैं उसमें पिस जाता है। उसको ना जल्दी माँ का प्यार मिलता है और ना ही उसके पापा का प्यार। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा इसकी भूमिका, महत्वपूर्ण उदाहरण और पात्र परिचय। महत्वपूर्ण उदाहरण में मतलब कि कौन कौन से उदाहरण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं उसको बताऊंगा, और इसमें कौन कौन से पात्र इम्पोर्टेंट है मैं उसको भी आपको बताऊंगा और याद करवाऊंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन आ गया है। इस समय फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपने उस फॉर्म को नहीं भरा है तो जाइए उसको भर दीजिए, अन्य तो डेट ख़त्म हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको अगर तैयारी करनी है तो हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको हर एक उपन्यास, हर एक कहानी इसी चैनल पे कराऊंगा। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग उपन्यास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपको कि जितने भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, उन सब का प्रकाशन वर्ष और उसके जो लेखक हैं वो आपको एकदम मतलब कि याद रहनी चाहिए। आपको एकदम मतलब कि आपकी जुबान पर रटे रहने चाहिए। क्या एग्जाम में पूछ दे कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, किसी कविता का या किसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वो आपको याद रहने चाहिए। और उसके जो लेखक हैं वो भी आपको याद रहने ही चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपका बंटी प्रकाशन वर्ष क्या 1971 है। क्या है 1971? किसका है? मन्नू भंडारी जी का है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। ये भी याद रखना है। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 31 में। और इसके 40 साल के बाद इन्होंने उपन्यास लिखा। क्या नाम था इसका? आपका बंटी। मन्नू भंडारी की एक महाभोज उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। जो मतलब उपन्यास तो नहीं लगा है, लेकिन जो कहानी है, कहानी का जो नाटक है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा है? बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, मतलब कि इसके जो माता पिता रहते हैं बंटी के, उनके बीच में तलाक हो जाता है और दोनों पति पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक ना? तो ये माँ के पास जाते हैं तो माँ का प्यार नहीं मिलता है, और जब ये पापा के पास जाते हैं तो उनका इसको प्यार नहीं मिलता है। दाम्पत्य संबंध का विघटन, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, मतलब कि माता का भी प्रेम नहीं इसको मिलता है और पिता का भी प्रेम इसको नहीं मिलता है। मन्नू भंडारी के मुख्य उपन्यास हैं आपका बंटी 1971, महाभोज 1989 और स्वामी 2003। देखो, महाभोज नाम से उपन्यास भी है और नाटक भी है। नाटक किसका है? नाटक इन्हीं का ही है, मन्नू भंडारी जी का है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि महाभोज नाम से मतलब कि उपन्यास तो है ही, और साथ ही साथ क्या है, नाटक भी है। 1982 का नाटक है। देखो, इसकी जो भूमिका है वो किस नाम से है? वो है जन्मपत्री बंटी की। किस नाम से है? जन्मपत्री बंटी की, मन्नू भंडारी का वक्तव्य। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट किया, जैसे कि ये हाईलाइट है तो इसको हाईलाइट किया, ऐसे मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि ये सब हाईलाइट है तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। तो अगर आप मतलब कि कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लिखा है कि वह बांकुरा की एक छाँ थी।
क्या थे, वह बांकुरा की छाया इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि अचानक ही पी का फ़ोन आया, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ, पी की पहली पत्नी, ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले जाऊंगा। कौन कहता है? बंटी का जो पिता रहता है। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से ही रह रहा है। मतलब कि जो अधिकतर बच्चे हैं वो देखते हैं कि मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर माँ को ये मतलब कि खोजते हैं कि माँ के साथ ही रहते हैं, पिता के साथ बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे वही बंटी की बात है, वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहा है, तो वो पिता के साथ कैसे रह सकता है? एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यह जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों की न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, मतलब जो नई माँ है और जो मतलब कि उसका पिता, उन दोनों के बीच क्या है, एक नई बालिका है। लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाल चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चित। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्की मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद ये दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दमघोंटू तनाव में वहाँ फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जितना भी हाईलाइट है सभी इम्पोर्टेंट है। लिखा है मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं,
आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि मुझे लगा, और सही बात है कि मतलब कि बंटी जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ मतलब कि गुजर गई, चाहे जिनके पिता की दूसरी शादी हो गई, और मतलब कि जो दूसरी माँ होती है, बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर माँ एक ही तरह होती है, लेकिन बहुत से ऐसे माँ होती हैं कि जो सौतेला बेटा होता है वो उस हिसाब से देखभाल नहीं करते। ठीक ना। तो यहीं यहाँ पे मतलब कि लेखक बता रहा है कि मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती हैं, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सोच में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। इम्पोर्टेंट है। फिर लिखा है कि बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चों की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। फिर यहाँ शुरू करते हैं कि बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। कौन है? अजय और शकुन। अजय कौन है? बंटी का पिता है, और शकुन का कौन है? उसकी माता है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आया। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट है, शकुन आज के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। सही बात है, जब माँ बाप की लड़ाई होती है तो उनकी जो बीच में सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? मतलब कि बच्चे पिसते हैं। तो यहाँ पे जो शकुन और अजय, मतलब उसके जो माता पिता हैं, उनके जो संबंध में टकराहट होती है तो कौन सबसे ज़्यादा पिसता है? तो वह है बंटी। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करें? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समुची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन का उसका वर्तमान रूप देता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई है। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर लिखा है कि अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन
बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार पर के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। फिर यहाँ पे लिखा है कि शायद, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। इम्पोर्टेंट यहाँ से कि पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकता है तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी की त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। लिखा है कि बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की राह हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रतिकूलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की उस बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रुविगलित ही करता है तो मैं समझूंगी ये होगा कि यह पत्र सही पत्तों पर नहीं पहुंचा है। मन्नू भंडारी, किसने लिखा? ये खुद मन्नू भंडारी ने लिखा है। अब ये जो पेज है मैंने दृष्टि के बुक से यहाँ पे रखा है, आगे का जितना भी पेज है दृष्टि के बुक से रखा है। चलिए इसको देखते हैं। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। लिखा है कि आपका बंटी मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास। देखो इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि आपका बंटी मन्नू भंडारी का लिखा गया कौन सा उपन्यास है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या चतुर्थ है, तो आपका बंटी इनका ये प्रथम उपन्यास है, जो तलाकशुदा दंपतियों की बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। इम्पोर्टेंट है, कितने भागों में? 16 भागों में। अगर पूछेगा एग्जाम में कि आपका बंटी जो उपन्यास है वो कितने भागों में विभक्त है, तो 16 भागों में। इसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ था। 1971 में। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। देखो मतलब जो शकुन है और अजय का तलाक तो हो जाता है, लेकिन इसको नहीं बताता, ना उसका पिता बताता है ना उसकी माता बताती है। अगर उसको कैसे पता चलता है, तो उसका एक टीटू दोस्त है, उसके द्वारा पता चलता है कि बंटी के जो माता पिता हैं उनका तलाक हो चुका है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच खींच कर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। देखो अब तक हमने मतलब कि ये जनपत्री पढ़ी इस उपन्यास की, और इसके जो मुख्य तथ्य थे
उसको पढ़ा। अब हम लोग किसको देखेंगे, पात्रों को देखेंगे। लेकिन पात्रों को पहले कुछ इम्पोर्टेंट की उसको हम याद कर लेते हैं, कौन कौन सा है। देखो, आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष क्या 1971 है। किसका है आपका बंटी, मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का है। अब यहाँ पे क्या है, ये इनका प्रथम उपन्यास है। ये कितने भागों में बटा हुआ है, 16 भागों में बटा हुआ है। आपका बंटी किसका, मन्नू भंडारी का है। प्रकाशन वर्ष 1971 है। ये प्रथम उपन्यास इनका है और 16 भागों में बटा हुआ है उपन्यास है। अब पात्र देखते हैं, इस उपन्यास के पात्र कौन कौन से उसको देखते हैं। मुख्य पात्र, मुख्य पात्र में कौन आता है, तो मुख्य पात्र में सबसे पहले बंटी है। उपन्यास के केंद्र में बालक बंटी की दुर्दशा का चित्रण है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीता है। अब मुख्य पात्र में दूसरा कौन, अजय। ये बंटी का पिता और शकुन का पति, जो बंटी से प्यार तो करता है पर उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं कर सकता। शकुन, ये बंटी की माँ, जो उसे शुरू में वे इंतहा प्यार करती है, पर डॉक्टर जोशी से विवाह के पश्चात उसे बंटी कभी कभी बाधा की तरह लगने लगता है। देखो, शकुन और अजय का जब तलाक हो जाता है तो शकुन का जो विवाह किससे होता है, वो डॉक्टर जोशी से होता है। डॉक्टर जोशी से होता है। आज जो शकुन है वो बंटी से प्रेम तो करती है, लेकिन कभी कभी उसको लगता है कि बंटी उसके जीवन में एक बाधा है। और अगला पात्र कौन है, वकील चाचा। ये अजय एवं शकुन के वकील या सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं। अगला पात्र फूफी है, शकुन के घर की संरक्षिका, जो उसके अत्यंत हितैषी है। वह अजय को कोसती है, वह पुरानी पीढ़ी से है, वह न अजय के विवाह के पक्ष में है न शकुन के। अब देखो, यहाँ तो हमने मुख्य पात्र कौन कौन से थे, बंटी, अजय, शकुन, वकील चाचा और फूफी। ये इस उपन्यास के इम्पोर्टेंट पात्र हैं। बंटी है, अजय है, शकुन है, वकील चाचा, फूफी। अब कथा सार देखेंगे, इस उपन्यास में क्या कथा है उसको देखेंगे। लिखा है कि तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की समस्या के केंद्र में बंटी है। कौन है, बंटी है, जिसके पिता अजय एवं माँ शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वही अजय अहम भाव से भरा पुरुष है। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगा। तो अजय और शकुन, पहले तो अजय शकुन पति पत्नी थे, लेकिन जब तलाक होता है तो अजय मीरा के साथ रहने लगता है और जो शकुन है उसकी माँ, वो किसके साथ रहने लगती है, तो डॉक्टर जोशी के साथ। और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है। जोशी के 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। जोशी कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, जो उनकी पहली पत्नी थे उससे उत्पन्न थे। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और न ही अपने पास सुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फ़ोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु वहाँ भी उसे वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो चाहता था। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है, जहाँ वह अनाथ
जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे को गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। यह था इस उपन्यास का कथा सार। अब हम लोग इम्पोर्टेंट उदाहरण को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको देखते हैं। देखो, लिखा कि शकुन अजय की आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। जनपद की बंटी की मन्नू भंडारी का वक्तव्य से ये लिया गया है। लिखा कि जब तक आंखें खुली है, नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं। आंखों के सामने परिलोक की परियों और पातालोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। फिर क्या एक बड़ी खातिर करना सीख गया तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। वकील चचा बंटी से। अगला उदाहरण है कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है। वकील चचा शकुन से। फिर आगे लिखा कि मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के। फिर किसका ये? वकील चचा शकुन से। फिर आगे लिखा है कि अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है? अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। शकुन वकील चाचा से। फिर आगे लिखा है कि शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था। यूँ घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई से धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। फिर आगे लिखा कि शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाए थे। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था। फिर आगे है कि एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुँचने का असंतोष भी तो नहीं है, ढकेल दिए जाने का विवश कचोट भर है। फिर आगे की चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं। शकुन चाचा किससे? सॉरी, वकील चाचा किसे? शकुन से। फिर आगे लिखा कि और इस स्थिति को दो ही
प्रवृत्तियों हो सकती हैं, दो ही प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं होंगी। या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, और या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की, वह अब तुम्हें ही भूल कर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि वह फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। वकील चाचा किसे? शकुन से। सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे जो वक्तव्य है किसका है, वकील चाचा का है और शकुन का ही है। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद उड़वा सबके बीच मेरी। शकुन किससे? बंटी से। हम कहते हैं कि तुम जहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन वदन में आग लगी हुई है। इस वक्त बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती, वह ऐसी ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किस में नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूँ छोड़ दिया जाता है? फूफी किससे? बंटी से। फिर आगे कि तब दो बाहों ने बंटी को मतलब कि उसे अपने में समेटा, बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाएं, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं इस समय उसमें। फिर आगे की पंक्तियाँ कि पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। शकुन बंटी से। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया हाँ, औरत वाले जिद और रोना जरूर सिखा दिया। जोशी किससे? शकुन से। फिर आ गया कि अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों, और उसे तुम क्या कहोगे? शकुन किससे? जोशी से। फिर है कि यह बंटी का रवैया है, तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता। तुम किसी और को फिर डेड। किसका? जोशी। शकुन से। देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे थे सभी मैंने यहाँ पे रखे हैं उदाहरण। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्लास बड़ी हो रही है। आगे है कि बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा है, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी। शकुन से। आगे लिखा है कि ऐसे ही होता है बहूजी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधों से ऐसे ही मुँह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगा वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। माले। शकुन से। लिखा कि ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोकूंगी। जब तू ही खुश नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं। शकुन बंटी से। फिर आगे लिखा है कि सब लोग केवल उससे चाहते हैं कि और वह उनकी चाहनाओं को पूर्ति रहे। यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ न चाहे, जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज उग कर ही उसे रात होने और बिताने
बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। फिर आगे लिखा कि यूं तो सूखेंगी ही, उस जमीन की खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी जल पकड़ने के बाद। कोई डर नहीं, और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। फिर आगे, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रहने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में फिर ये अजय मीरा से। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण उदाहरण था वो खत्म हो गया है। अब देखते हैं कि रामचंद्र तिवारी अपनी हिंदी का गद्य साहित्य में क्या लिखते हैं इस उपन्यास के बारे में। वे लिखते हैं कि मन्नू भंडारी ने अपने 2 उपन्यासों आपका बंटी 1971 और महाभोज 1979 ईस्वी के बल पर अच्छी ख्याति अर्जित की है। और सही बात है कि जो मन्नू भंडारी के 2 उपन्यास आपका बंटी और महाभोज, उसमें उन्होंने बहुत ख्याति क्या है अर्जित की है या पाई है। आपका बंटी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। बंटी शकुन जो माता है और अजय जो पिता हैं की संतान है। शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अजय मीरा के साथ रहने लगता है। शकुन एक डॉक्टर साहब से जुड़ जाती है। बंटी को शकुन अपने साथ ले जाती है। पति पत्नी तो अपनी जिंदगी के बिरवे को नए सिरे से रूप लेते हैं। बंटी वह कभी भी डॉक्टर को अपना पापा नहीं समझ पाता। किसका ये है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। तो ये था हमारा उपन्यास। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये था हमारा आज का उपन्यास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये उपन्यास आपको कैसा लगा। अगर आपको और यूजी नेट पर क्लास चाहिए तो हमको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।